नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं लाल किताब में चंद्रमा के गुप्त रहस्य के बारे में। यानी आज हम जानेंगे कि लाल किताब के अनुसार चंद्रमा क्या फलाफल देते हैं, कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ होकर क्या परिणाम देते हैं। लाल किताब में नकदी आय, रुपये पैसे, कैश फ्लो के कारक ग्रह चंद्रमा को माना जाता है। यानी चंद्रमा जिनके जन्म पत्रिका में बलवान हो, लाल किताब मानता है कि उनके जीवन में विशेष धन का योग बन जाता है। चंद्रमा को लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। यानी जीवन में रुपए पैसे के रूप में नकदी आय कितना प्राप्त होगा, इसे लाल किताब चंद्रमा से जोड़कर देखता है। यानी चंद्रमा के स्थिति परिस्थिति के अनुसार ही जीवन में आपको धन कितना होगा, यह निर्धारित होता है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि चंद्रमा पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर क्या फलाफल देते हैं। यानी कहाँ शुभ फल देते हैं और कहाँ अशुभ फल देते हैं। चंद्रमा के निर्बल होने यानी अशुभ होने जैसे स्थितियों के बारे में लाल किताब क्या बताता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि चंद्रमा पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित हो तो कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन से ऐसे टोटके हैं जिसे करके चंद्रमा के शुभ फलों को बढ़ाकर जीवन में विशेष धन संपदा अर्जित की जा सकती है। यानी धन से जुड़ी कैसी भी समस्या हो, रुपए पैसे के आने में बाधा विघ्न लग रहा हो, इन सारे समस्याओं को दूर करने के लिए चंद्रमा से जुड़े जो उपाय लाल किताब में बताए गए हैं उसकी चर्चा भी इस वीडियो में मैं करूंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्रमा पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित हों तो कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ माने जाते हैं। लाल किताब में चंद्रमा के आम हालात को बताने के लिए अनेक तरह के शेरो शायरी में सारी तथ्यों को उजागर किया गया है। इसमें बताया गया है कि जिंदा माता जर दौलत पहले, यानी पहले घर में चंद्रमा विराजित हो तो इसे धन संपदा के कारक के रूप में देखा जाता है, शुभ माना जाता है। दूजे दौलत खुद अपनी हो, यानी द्वितीय भाव में चंद्रमा का विराजमान होना स्वयं अर्जित किया हुआ धन संपदा का संकेत देता है। यदि किसी व्यक्ति के द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजित हो तो लाल किताब मानता है कि यह चंद्रमा अपने उच्च राशि में है, अपने शुभ फलों में 100% बली होकर शुभ फल को बढ़ाते हैं। यानी चंद्रमा का द्वितीय भाव में विराजित होना स्वयं कमाया धन संपदा का संकेत देता है। कमी रिजक ना चोरी तीजे, यानी तीसरे स्थान पे हो तो रिजक की कमी नहीं होती है। रिजक यानी रोजी रोजगार कार्य, इस क्षेत्र में आपको कोई कमी नहीं रहती है। आपका रोजी रोजगार समय पे बना रहता है, जिससे माध्यम से आप विशेष धन संपदा अर्जित करते हैं। चौथे खर्च से चौगुनी हो, चौथे भाव में चंद्रमा का विराजित होना अत्यंत शुभ संकेत देता है। लाल किताब चौथे भाव को चंद्रमा का अपना घर मानता है। यहाँ चंद्रमा विराजित हो तो लाल किताब कहता है कि आपका आय आपके इनकम को पूर्णतः प्रभावित करता है। आप जो खर्च करते हैं उससे ज़्यादा आपको इनकम प्राप्त होती है। यानी आय के मामले में आप भाग्यशाली सिद्ध होते हैं। तबीयत धर्म 5 दौलत चलता, यानी 5वें भाव में चंद्रमा विराजित हो, ऐसे व्यक्ति जब धर्म या धार्मिक कार्यों में जुड़ते हैं, धर्म से जुड़े कार्य करते हैं, अपना चाल चलन और स्वभाव ईमानदारी पूर्वक और लोगों के सेवा भाव करने वाला बनाते हैं तो पंचम भाव में विराजित चंद्रमा जीवन में विशेष धन संपदा देता है। धर्म की आन छौ मंदा हो, यहाँ छठे भाव में जब चंद्रमा विराजित होते हैं तो लाल किताब मानता है यहाँ विराजित होकर चंद्रमा निर्बल हो जाते हैं और अशुभ फल विशेष रूप से देने लगते हैं। वहीं आगे सप्तम भाव के बारे में बताया गया है कि अवतार लक्ष्मी घर 7 होता, यानी 7वें भाव में चंद्रमा विराजित हो तो इसे लक्ष्मी का अवतार माना गया है। यानी जिन व्यक्तियों के चंद्रमा सप्तम भाव में विराजित हो उनके जीवन में धन का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, लक्ष्मी माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। लाल किताब इसे लक्ष्मी का अवतार मानता है। यानी जीवन में धन प्राप्ति के जो भी प्रयास आप करते हैं उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। वहीं मारा हुआ ना पाप का जो सप्तम भाव के बारे में एक निर्देश दिया गया है कि सप्तम भाव में चंद्रमा अकेले बैठे हों,
ना तो चंद्रमा पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो। लाल किताब की दृष्टि के अनुसार यहाँ प्रथम भाव से ही कोई ग्रह इस भाव को देख सकता है। यहाँ राहु केतु शनि अगर विराजित हो तो चंद्रमा के बलाबल को कमजोर कर देता है, या चंद्रमा के साथ राहु केतु शनि विराजित हो तो चंद्रमा के बलाबल को कमजोर कर देता है। आगे 8वें भाव के बारे में लाल किताब कहता है कि माता मंदी 8 उम्र पे चंद्र, 8 वर्ष से 16 वर्ष, 16 से 24, 8 के गुणक में जो भी वर्ष आपके जीवन में आता है वहां चंद्रमा के मंदा असर आपके जीवन में दिखाई देता है। यानी 8वें भाव में स्थित चंद्रमा शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। वहीं घड़ा मोती नौ माया हो, 9वें भाव में विराजित होकर चंद्रमा जीवन में विशेष लाभ देते हैं। यहाँ चंद्रमा विराजित हो तो घड़ा मोती का वर्णन मिलता है, यानी जो भी आप कार्य करते हैं उसमें बहुत ही लाभ प्राप्त करते हैं, बहुत ही आय प्राप्त करते हैं। दुनिया पानी 10 जहरी समुद्र, यानी 10वें भाव में चंद्रमा का विराजमान होना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा विराजित हो तो आपके द्वारा किए गए कार्य में समुचित परिणाम नहीं मिलता है, यानी जो आय और रुपये पैसे के रूप में लाभ प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हो पाता। नाम मात्र घर 11 हो और 11वें भाव में भी चंद्रमा का विराजमान होना इसके प्रभाव को नाम मात्र का कर देता है। यानी प्रयास अगर आप 100% करते हैं तो 30 से 40% ही लाभ प्राप्त कर पाते हैं। आय के मामले में बाधा विघ्न लगा रहता है। 12वें घर के बारे में लाल किताब कहता है कि आराम माया कुल दुनिया चाहती, कोई ना चाहे एक दुख को। लाल किताब कहता है कि हर व्यक्ति के मन की इच्छा होती है कि आराम हो, माया यानी धन संपदा हो, परंतु चंद्र 12 की चमक हो ऐसी जले जलावे हर सुख को। यानी 12वें भाव में चंद्रमा विराजित होते हैं तो इसकी चमक ऐसी होती है, यानी इसका प्रभाव ऐसा होता है जो जले जलावे हर सुख को, यानी जीवन में कष्ट, बाधा, विघ्न, दुख, धन से जुड़े कमी जैसे चीजों का संकेत देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि लाल किताब के अनुसार चंद्रमा पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर जीवन में क्या परिणाम देते हैं, यानी कहाँ शुभ परिणाम देते हैं और कहाँ अशुभ परिणाम देते हैं। कुछ स्थान पे चंद्रमा जहाँ राजयोग या धनवान बनाने वाला योग बना देते हैं, वहीं कुछ स्थानों पे विराजित होकर चंद्रमा जीवन में संकट खड़ी करते हैं, बाधा विघ्न खड़ी करते हैं। चंद्रमा के निर्बलता को लेकर लाल किताब ने कुछ चीजों का संकेत दिया है। लाल किताब मानता है कि चंद्रमा के साथ राहु केतु या शनि विराजित हो जो चंद्रमा के बलाबल को निश्चित रूप से कमजोर कर देते हैं, यानी चंद्रमा अब शुभ फल देने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। यानी जन्म पत्रिका में चंद्र राहु, चंद्र केतु या चंद्र शनि का योग बन रहा हो तो लाल किताब के अनुसार चंद्रमा निश्चित रूप से निर्बल होकर अपने फलाफल में कमी ला देते हैं। दूसरी स्थिति है कि अमावस्या के पास की तिथि का जन्म हो, यानी अमावस्या के ठीक पहले या अमावस्या के ठीक बाद जो तिथि पड़ती है उस तिथि में आपका अगर जन्म हुआ हो, वहां भी चंद्रमा निर्बल हो जाते हैं। चंद्रमा जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पक्ष बल कहा गया है, यहाँ अमावस्या के पास जन्म होना पक्ष बल से न्यून कर देता है, यानी चंद्रमा में जो प्रकाश होता है वह अमावस्या के पास यानी अमावस्या के दिन और अमावस्या के पहले और बाद के दिनों में बिल्कुल लुप्त हो जाता है। यहाँ चंद्रमा के बलाबल को निर्बल मानना चाहिए। इसके बाद लाल किताब में वर्णन मिलता है कि पहले घर यानी पहला से छठा, यहाँ से इस भाव तक छठे भाव में गुरु विराजित हो, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा भाव किसी भाव में गुरु विराजित हो। बाद के घर यानी 7 से लेकर 12 के घर में केतु विराजित हो, यहाँ चंद्रमा मंदा हो जाते हैं। यानी कि इस स्थिति में गुरु पहले भाव में विराजित हो और केतु बाद के भाव में विराजित हो तो चंद्रमा अब शुभ फल नहीं देते, मगर बुध उत्तम हो तो चंद्रमा उत्तम हो जाते हैं। यानी इस स्थिति के बनने के बावजूद भी बुध की स्थिति अच्छी हो तो चंद्रमा इस प्रकार का मंदा फल नहीं देता। खाना नंबर 4 जब खाली हो, यहाँ इस भाव में अगर कोई ग्रह विराजित नहीं हो तो हमेशा चंद्रमा शुभ फल देते हैं, चाहे चंद्रमा एकादश भाव में बैठे हों चाहे द्वादश भाव में। यहाँ लाल किताब चंद्रमा के बलाबल को न्यून मानता है और चंद्रमा को अशुभ फल देने वाला मानता है। अगर चौथा घर खाली हो तो लाल किताब के अनुसार चंद्रमा अब हर हालात में शुभ फल ही देते हैं। चंद्रमा प्लस राहु यानी चंद्रमा के साथ राहु का योग बन रहा हो तो बुध मंदा हो जाते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति को
मन से जुड़े विकार विशेष रूप से झेलना पड़ता है। मानसिक समस्या, दुख, निराशा, चिंता जैसे विकार इनके जीवन में दिखाई देते ही देते हैं। 1, 3, 8 यानी पहले भाव में, तीसरे भाव में और 8वें भाव में, जिसे मंगल का भाव माना जाता है, वहाँ यदि चंद्रमा विराजित हो तो मंगल से बनने वाला मांगलिक दोष का जो अशुभ फल होता है, मंगल का वध होना, जिसे लाल किताब अत्यंत अशुभ मानता है, इसके फल को कम कर देता है। यानी मंगल अब अशुभ नहीं रह जाते हैं। हालांकि मंगल के घर में यहाँ चंद्रमा 8वें भाव में विराजित होते हैं, तो चंद्रमा को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। फिर भी मंगल से जुड़े जो अशुभ प्रभाव होते हैं, उसको यहाँ चंद्रमा विराजित होकर शांत कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लाल किताब के अनुसार चंद्रमा कब और कहाँ बनाते हैं राजयोग और किसे बनाते हैं धनवान। चंद्रमा जब शुभ स्थिति में आ जाते हैं तो जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं रह जाती है। लाल किताब के अनुसार 2 ग्रह चंद्रमा और शुक्र को नकदी, रुपये पैसे, भौतिक सुख सुविधा, ऐशो आराम से जोड़कर देखा जाता है। चंद्रमा और शुक्र जिनके पत्रिका में बली हो, शुभ प्रभाव दे रहे हो, निश्चित मानिए कि उनके जीवन में धन संपदा की कोई कमी नहीं रह जाती। आइए अब हम जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार चंद्रमा के कौन से ऐसे उपाय हैं जो चंद्रमा के बलाबल को बढ़ाकर, चंद्रमा के शुभता को बढ़ाकर जीवन में लाभ को बढ़ा सकते हैं। चंद्रमा यदि पहले भाव में विराजित होकर अशुभ फल दे रहे हो तो माता से जुड़े टोटके को करना विशेष लाभकारी होता है। यानी माता की सेवा करना आपके लिए विशेष लाभ देता है। हरा रंग का कपड़ा 7 लड़कियों को 40 दिन तक लगातार दान देते रहना भी चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम कर देता है। जो व्यक्ति प्रथम भाव में चंद्रमा विराजित होने से चंद्रमा के अशुभ फल उठा रहे हैं, तो उन्हें माता से चांदी, चावल लेकर एक सफेद कपड़े में बांधकर संभाल कर रखना चाहिए। चांदी का पत्थर मकान की नींव में दबाना भी इसके लिए एक अच्छा उपाय बताया गया है। जबकि पुराने से पुराना चावल चांदी की डिब्बी में बंद करके रखना भी प्रथम भाव में स्थित चंद्रमा के उपायों में बताया गया है। चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में विराजित हो तो चंद्रमा के द्वितीय भाव में विराजित होने से चंद्रमा अत्यंत शुभ हो जाते हैं। यहाँ चंद्रमा निश्चित रूप से लाभ करते हैं। कुछ खास स्थितियों में जब चंद्रमा अशुभ फल दे रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को माता की सेवा करना विशेष लाभ देता है। चंद्रमा जब तृतीय भाव में विराजित हो और यहाँ विराजित होकर जीवन में कुछ अशुभ फल दे रहे हो तो धन की बरकत के लिए लड़की के जन्म पर चांदी, चंद्र की चीजें का दान दें तो यह चंद्रमा अत्यंत शुभ हो जाते हैं। वहीं बुध के पूजा नियम धर्म करें, यह चूक करने पर चंद्रमा का उल्टा परिणाम आपको देखना पड़ता है। यानी चंद्रमा तृतीय भाव में विराजित हो तो बुध से जुड़े पूजा पाठ भी चंद्रमा के शुभ फल को बढ़ाता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव में अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यहाँ चंद्रमा विराजित हो तो आपको दूध बेचने का धंधा नहीं करना चाहिए। यानी दूध और चंद्रमा आपस में मिले हुए हैं। चंद्रमा की चीजों में दूध को माना जाता है। दूध का व्यापार करना चतुर्थ भाव के चंद्रमा के शुभ फल को कम कर देता है। यहाँ चंद्रमा विराजित होकर जब अशुभ फल दे रहे हो, किसी प्रकार की हानि दे रहे हो, तो आपको दूध और पानी का दान करना शुभ फल देता है। आपको किसी धर्म स्थान पर जाकर दूध और पानी का दान करना चाहिए, जिससे चंद्रमा आपके जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देने लगते हैं। चंद्रमा के 5वें भाव में विराजित होना शुभ माना जाता है, परंतु यहाँ भी यदि चंद्रमा कुछ अशुभ फल दे रहे हो तो इसके उपाय के लिए लिखा गया है कि सफेद कपड़े को सोमवार को चावल मिश्री बांधकर बहते पानी में बहा दें। यानी चावल और मिश्री को सफेद कपड़े में बांध लें और बहते जल में इसे सोमवार के दिन प्रवाहित करें तो चंद्रमा के अशुभ फल दूर हो जाते हैं। चंद्रमा 6ठे भाव में विराजित हो यह अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। यहाँ जब चंद्रमा विराजित हो तो आपको मुफ्त में जल पिलाने का काम करना चाहिए। किसी भी प्यासे को पानी पिलाने से 6ठे भाव के चंद्रमा के अशुभ फल दूर होते हैं। इसके लिए आप धर्मार्थ प्याऊ लगा सकते हैं, लोगों को मुफ्त में पानी पिलाने का कार्य कर सकते हैं। इससे चंद्रमा के अशुभ फल दूर हो जाते हैं। चंद्रमा 7वें भाव में अत्यंत शुभ माना जाता है। चंद्रमा यदि 7वें भाव में विराजमान हो तो इसमें एक ही सावधानी बताई गई है कि 24 वर्ष में शादी ना करें।
बाकी चंद्रमा के शुभ फल सप्तम भाव में विशेष रूप से प्राप्त होता है। चंद्रमा जब अष्टम भाव में विराजित हो तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। चंद्रमा अष्टम भाव में विराजित होकर अशुभ फल दे रहे हो तो माता से चावल और चांदी लेकर चांदी के डिब्बी में संभाल कर रखें। एक बर्तन, मिट्टी के बर्तन में दूध भरकर किसी वीराने में जाकर जमीन में दबा दें। यह दोनों उपाय करने से अष्टम भाव के चंद्रमा का अशुभ फल दूर हो जाता है। चंद्रमा यदि नवम भाव में विराजित हों तो यहाँ चंद्रमा विशेष अशुभ फल नहीं देते हैं, परंतु फिर भी चंद्रमा यदि मंदा फल दे रहे हो तो इसके उपाय के लिए लिखा गया है कि चंद्रमा से जुड़े कारोबार करने से बचना चाहिए। समय पर अक्ल धोखा दे देती है, माता की नज़र कमजोर हो जाती है। यानी चंद्रमा नवम भाव में इस प्रकार का शुभ प्रभाव देते हैं। आपको चंद्रमा से जुड़े कारोबारों से बचने की जरूरत होती है। चंद्रमा यदि दसम भाव में हो तो यहाँ चंद्रमा कुछ ना कुछ अशुभ फल देते हैं। आपको रात को दूध के सेवन से बचना चाहिए एवं चाची की सेवा करने से भी दसम भाव में स्थित चंद्रमा शुभ फल देने लगते हैं। चंद्रमा एकादश भाव में हो जहाँ इसका प्रभाव नाम मात्र का रह जाता है, इसका उपाय करना बहुत ही आवश्यक है। चंद्रमा यहाँ विराजित हो तो निश्चित मानिए कि जीवन में चंद्रमा से जुड़े फल में कमी रह जाती है। एकादश भाव में स्थित चंद्रमा के उपाय के लिए बताया गया है कि दूध से बने पेड़े को 11 बच्चों को दें, यानी खाने के लिए दें। साथ ही साथ भैरव मंदिर में दूध का दान करना भी चंद्रमा के अशुभ फल को दूर कर देता है। तो एकादश भाव में चंद्रमा विराजित हो तो इन दोनों उपायों को अवश्य करना चाहिए। चंद्रमा यदि 12वें भाव में विराजित हो जहां अत्यंत अशुभ माने जाते हैं, इसके उपाय के लिए लिखा गया है कि वर्षा का पानी सहायक होगा, यानी वर्षा के जल को किसी पात्र में भरकर सुरक्षित रख दें। कोई भी काम करने के पूर्व 2 घूंट पानी पीकर उस काम को शुरू करें तो चंद्रमा जो 12वें भाव में अशुभ फल दे रहे हैं उसके अशुभता में कमी आ जाएगी। कपूर को जल में प्रवाहित करना या मंदिर में दान करना भी चंद्रमा के अशुभता को कम करता है। तो चंद्रमा यदि द्वादश भाव में विराजित हो तो इन उपायों को करके चंद्रमा के शुभता को बढ़ाया जा सकता है और जीवन में विशेष लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि लाल किताब के अनुसार चंद्रमा कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ फल देते हैं और चंद्रमा के क्या फलाफल होते हैं। चंद्रमा जब अशुभ फल दे रहे हो तो पहले भाव से लेकर 12वें भाव के लिए क्या अलग अलग उपाय बताए गए हैं। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।